हे भगवान, आज कोई ना कोई ग्राहक जरूर भेज देना। 2 दिन से एक भी कपड़ा नहीं बिका है। लाला जी, पहले तो सुबह सुबह कपड़ों के लिए भीड़ लग जाती थी, अब तो जैसे सब गायब ही हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा बिरजू, दुकान वही, कपड़े वही, दाम भी कम रखे हैं, फिर भी कोई नहीं आ रहा। सामने रमेश ने अपनी दुकान के लिए शहर से नया माल मंगवाया है और उस पर भी डिस्काउंट दे रहा है। बस आजकल सभी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। रात के समय जीवनलाल अपने घर के छोटे से बैठक में अकेले बैठा था। कमरे में गहरा सन्नाटा होता है और एक कोने में धीमी रोशनी जल रही होती है। जीवनलाल उठता है और अपनी माँ की ओर बढ़ता है। दीवार पर जीवनलाल की माँ की एक पुरानी मुस्कुराती तस्वीर टंगी होती है। फूलों की माला सूख चुकी होती है। एक अलमारी और एक पुरानी सिलाई मशीन कोने में रखी होती है, जिस पर धूल जमी होती है। माँ, देखो ना, तुम्हारा बेटा हार मानने की कगार पर है। दुकान पर अब कोई आता ही नहीं। मुझे आज भी याद है माँ, जब तुम इस सिलाई मशीन से सुंदर सुंदर कपड़े बनाया करती थी और मैं बोलता था कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ी दुकान खोलूंगा और उसमें आपके बनाए कपड़े रखूंगा। दुकान तो खोल ली, पर आपके बनाए कपड़े नहीं रख पाया माँ। जीवनलाल मशीन के ऊपर से धूल हटाता है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इतनी सुबह कौन आ गया? जीवनलाल जाकर दरवाजा खोलता है और सामने घूंघट में लिपटी एक महिला खड़ी होती है। बेटा, मुझे किसी ने बताया तुमको काम वाली की बहुत जरूरत है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बेटा, कोई तो काम होगा, मैं सब कर लूंगी, बस मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अब ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और खाना वगैरह बना दिया करना। अभी बीवी बच्चे नानी के घर गए हैं, तो फिलहाल घर में बस मैं ही हूँ। लीला घर में काम करना शुरू कर देती है और जब वो पहली बार खाना बनाकर जीवनलाल को देती है तो जीवनलाल तो उंगलियां ही चाट लेता है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने बनाया हो। मुझे अपनी माँ ही समझो बेटा। हाँ, क्यों नहीं। चलो, अब मैं दुकान पर चलता हूँ, आप पीछे से सब काम देख लेना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। जीवनलाल के जाने के बाद लीला जीवनलाल की माँ के कमरे में जाती है और वहाँ रखी सिलाई मशीन को साफ करके उस पर कपड़े सिलने बैठ जाती है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और शाम को जीवनलाल थका हारा घर वापस लौटता है। आज भी दुकान में कोई नहीं आया। लगता है अब दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। जीवनलाल इतना बोलता ही है कि तभी उसकी नजर अपनी माँ के कमरे की ओर जाती है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है और अंदर से हल्की रोशनी आ रही होती है। कमरे में बत्ती किसने जलाई? मैं तो बंद करके गया था। जीवनलाल धीरे से कमरे की ओर बढ़ता है और वहां वो जो देखता है उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। कमरे में सिलाई मशीन के पास एक शानदार, चमकदार और दिल को छू लेने वाला लहंगा रखा होता है। उसकी महीन कढ़ाई, सुनहरी जरी और रंगों का बड़ा ही अद्भुत मेल होता है। ऐसा लहंगा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये लहंगा आखिर आया कहाँ से? ये लहंगा मैंने ही बनाया है बेटा। तुमने? लेकिन तुम ये कैसे बना सकती हो? ये तो किसी कारीगर का काम लग रहा है। नहीं बेटा, ये मैंने ही बनाया है। मुझे तो बचपन से ही सिलाई कढ़ाई का बड़ा शौक था। अरे, पर ये लहंगा बनाने के लिए तुम्हारे पास कपड़ा और ये बाकी सामान कहाँ से आया? आज जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे पीछे वाले कमरे के बोरे में बड़ी सारी कपड़ों की कतरन पड़ी थी और कुछ लेस भी थी, तो बस उसी से मैंने ये लहंगा तैयार किया है। क्या? कतरन से इतना सुंदर लहंगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर तुमको मैं अपनी दुकान से नए कपड़े लाकर दे दूं, तो तुम तो पता नहीं क्या कमाल कर दिखाओगी। तो तुम दे दो ना लेकर मुझे कुछ कपड़े और लेस। देखना, मैं उससे कितने सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर तैयार कर दूंगी। ठीक है, और कल ही मैं इस लहंगे को डिस्प्ले में लगा दूंगा। जीवनलाल वही लहंगा अपनी दुकान की सबसे आगे वाली जगह पर सजा देता है।
थोड़ी ही देर में दुकान के बाहर भीड़ लगने लगती है। औरतें और लड़कियां उस लहंगे को देखकर बड़ी खुश होती हैं। अरे बहन देख, ऐसा लहंगा तो मैंने कभी नहीं देखा। पूछ तो जरा कहाँ से लाए, कितने का है? असली कला और कारीगरी तो ये है। देखो ना कितनी सफाई से बनाया गया है इसे। हाँ तो बहन जी, कैसा लगा लहंगा? बहुत सुंदर, पर ये काफी महंगा होगा ना? बस 3000 का है। दाम सुनकर दोनों औरतें हैरान रह जाती हैं और तुरंत उसे खरीद लेती हैं। जीवनलाल बड़ा खुश होता है और घर जाकर ये बात लीला को बताने ही जा रहा होता है कि वो देखता है कि कमरे में सिलाई मशीन के पास एक सुंदर गाउन तैयार रखा है। इतना सुंदर गाउन? ये मैंने बनाया है। कमाल है, अद्भुत, बहुत ही सुंदर। मैं हैरान हूँ कि तुम आखिर ये सब कूचे कपड़ों से कैसे तैयार कर लेती हो। अरे तुमको तो यहाँ नहीं, मेरी दुकान पर होना चाहिए। दुकान नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम मुझे दुकान से सब सामान लाकर दे दो तो देखो रोज मैं कितने सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर तैयार कर देती हूँ। बस फिर लीला रोज जीवनलाल के जाने के बाद कपड़े सिलने बैठ जाती है और फटाफट सुंदर सुंदर कपड़े सिलकर रख देती है। जीवनलाल उन कपड़ों को डिस्प्ले में लगाना शुरू कर देता है और अब धीरे धीरे जीवनलाल की दुकान में ग्राहक आने लगते हैं और उनको उस दुकान के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। लाला जी, ये क्या करिश्मा हो गया? अरे 1 हफ्ते पहले तक ये दुकान सूनी पड़ी थी और आज तो जैसे मेला लग गया हो। 1 हफ्ते में तो दुकान की पूरी किस्मत ही बदल गई। हर कोई हमारे कपड़ों की तारीफ कर रहा है। इतना सुंदर डिजाइन, वो भी इतने कम दाम में। ये सब उस माँ जी का कमाल है जो आजकल मेरे घर में काम कर रही हैं। घर का सब काम भी कर लेती हैं, खाना भी बना देती हैं और रोज नए कपड़े भी सिल देती हैं। पता नहीं ये सब वो कैसे कर लेती हैं। सही कहते हो लाला जी, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, वरना ऐसे कपड़े एक दिन में सिलना नामुमकिन है। सही कहते हो तुम। उस दिन जीवनलाल हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर घर आता है। माँ जी, जल्दी आओ और मिठाई खाओ। आज तो दुकान पर अच्छी खासी सेल हुई है। आज तो मैं बड़ा ही खुश हूँ। जीवनलाल आवाज दे रहा होता है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। ये कुर्ता और ये पत्र। जीवनलाल उस पत्र को खोलकर पढ़ने लगता है। बेटा जीवनलाल, अब मैं जा रही हूँ। जब तुमने तकलीफ में मुझे याद किया तो मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए आना पड़ा। आखिर माँ तो ऐसी ही होती है ना कि मरने के बाद भी अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। जाते जाते तुम्हारे लिए कपड़ा सिलकर जा रही हूँ। और हाँ, तुम चिंता मत करना, बेशक मैं नहीं हूँ, पर ये सिलाई मशीन हमेशा हमेशा वैसे ही कपड़ा सिलकर देगी जैसे मैं सिलती थी। आज से इसी से तुम अपनी दुकान के लिए कपड़ा तैयार करना। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते जीवनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। माँ, वो तुम ही थी? तुम इतने दिनों से इसी घर में थी और मैं तुमको पहचान ही नहीं पाया माँ। माँ, तुम मेरे कितने करीब थी माँ। जीवनलाल उस दिन बड़ा ही दुखी होता है, पर उसे एक खुशी भी होती है। वो अपनी माँ के बनाए हुए कुर्ते को उठाता है और सीने से लगा लेता है। अगले दिन वो उस सिलाई मशीन को दुकान पर ले जाकर बिरजू को दे देता है और बस फिर वो सिलाई मशीन हमेशा सबसे अनोखे कपड़े सिलकर देती है, जिससे जीवनलाल की दुकान खूब चलने लगती है।